नमस्कार प्यारे साथियों, मैं खेमाराम भाकर ग्लोबल कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण करवाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि आप चैनल से सारी क्लासें देखेंगे और जितना हो सके उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। तो आज हमें पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान में यानी संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से अपने विषय वस्तु की शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने संवैधानिक विकास देखो, संवैधानिक विकास को नाम से ही पता चलता है कि अपने संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। जैसे कि अपन पढ़ते हैं 2 वर्ष 11 माह या 18 दिन में, तो इन दिनों में अपना जो संविधान है वो लिखा गया। संविधान का विकास पूर्ण नहीं हुआ। संविधान का विकास है वो काफी लंबे अरसे से, जब यानी अपन कह सकते हैं कि इसकी ज्यादातर अपन शुरुआत करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जब से भारत में आई, तब से धीरे धीरे संविधान का विकास है होता रहा। या वे सारे तथ्य जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, वहां से उसके जितने भी जो अधिनियम वगैरह आए वो अपने कहीं ना कहीं संविधान के विकास में उपयोगी रहे। जैसा कि आपको विदित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है एक व्यापारिक कंपनी थी और इस कंपनी की स्थापना है जो होती है लंदन में। कहाँ पे होती है? लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। और इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब देखो जितनी भी व्यापारिक कंपनियां होती है उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना। ठीक इसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका भी उद्देश्य क्या है? व्यापार करना। अब उद्देश्य तो व्यापार करना है और व्यापार करने के लिए तो बहुत सारी जगह, यानी कहां पर व्यापार करना है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ये इस कंपनी का मूल उद्देश्य था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। कंपनी के जब स्थापना हुई तो इसमें देखो, कोई भी कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं। अब चाहे किसी ने 1 शेयर खरीदा है या फिर 50,000 शेयर खरीदा है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उस कंपनी के साझेदार होते हैं। जैसे कोई भी कंपनी होती है, उसकी स्थापना होती है, उस कंपनी के जितने भी जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, चाहे कितने भी शेयर खरीदे, वो सारे के सारे उस कंपनी के साझेदार हैं, यानी कहीं ना कहीं उस कंपनी में उन लोगों का भी हिस्सा होता है। तो सारे के सारे जो लोग हैं उनको अपन कहते हैं शेयर होल्डर्स। अब इसके बाद में इसमें आता है, एक तो आता है COP और एक आता है COD। COP और COD, शेयर होल्डर सारे के सारे वे लोग जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे वो शेयर होल्डर कहलाएंगे। इसके बाद में COP, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी एक निश्चित, इसका मतलब है एक निश्चित शेयर, यानी उन्होंने एक सीमा तय कर रखी है, उस सीमा तक शेयर खरीदने वाले लोग, और उसमें सीमा प्रारंभ में 500 थी और उसके बाद में बढ़ाकर 1000 कर दिया। यानी इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में 500 थी, उसके बाद में बढ़ाकर उसकी है जो शेयर है उनकी संख्या है वो 1000 निर्धारित कर दी। तो ये कहलाते हैं कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके बाद में COD। अब मान लो कि इस कंपनी में कुछ लोग हैं, यानी 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10,000 लोग। इन 10,000 लोगों ने शेयर खरीद रखे, तो ये 10,000 लोग तो क्या हो गए? इस कंपनी के साझेदार हो गए। इसके बाद में मान लो कि जो निश्चित राशि की गई है 500 शेयरों की, यानी 500 पाउंड के जो शेयर खरीद रखे हैं, तो 500 पाउंड के इस राशि तक मान लो कि यहाँ पर 100 लोग हैं जिन्होंने 500 पाउंड तक शेयर खरीद रखे, वो क्या कहलाएंगे? COP। इसके बाद में ये जो 100 लोग हैं इनमें से ही कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है?
कुछ लोगों का यहाँ पर चुनाव किया जाता है, यानी कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को चलाने के लिए उनका चुनाव किया जाता है, जो पहले 24 थी और बाद में आगे जाके उनकी संख्या है जो 18 हो जाती है। तो इस प्रकार से कंपनी की स्थापना हो गई, कंपनी ने व्यापार करना शुरू कर दिया। कंपनी है वो भारत में अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। अब इस कंपनी में देखो, जैसे अपन ने 1599 या यूं कह दीजिए कि 1600 ईस्वी में क्या होती है, कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद में ये चलती है 1757 तक। 1757 में जाके क्या हो जाता है, कंपनी यहाँ पर द्वैध शासन की, यानी बंगाल में ये कह सकते हैं कि अपन जो राजस्व का अधिकार वगैरह है वो कंपनी को मिल जाता है। इसके बाद में ये कंपनी 1773 के आसपास, 1773 के आसपास पहुंचते पहुंचते कंपनी क्या हो गई, कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से ऋण मांगा। क्या मांगा, ब्रिटेन की सरकार से ऋण मांगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह कि देखो, कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, इसके बाद में 1757 तक इस कंपनी में जो कर्मचारी कार्य करते हैं वो तो इतने अमीर हो गए कि उनको नवाब कहा जाने लगा। नवाब किसको कहा गया, इंग्लैंड के वे लोग जो रातों रात अमीर हो गए, इंग्लैंड के वे लोग जो रातों रात क्या हो गए, अमीर हो गए। यानी भारत में जो आते और इतना वो धन लूट के ले जाते कि इंग्लैंड में उनको नवाब के नाम से पुकारा जाने लगा, यानी कि वे लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए। भाई एक तो जैसे सीरियलिटी से धीरे धीरे पैसे कमाता जाता है और एक अचानक जो अमीर हो जाता है, उन जो अचानक अमीर हुए उनको क्या कहा उन्होंने, नवाब कहा। क्या कहा, नवाब। ये लोग अचानक अमीर हो गए। अब यहां पर देखो, कंपनी तो क्या मांग रही है, ऋण मांग रही है, और उसके व्यापारी क्या हो रहे हैं, नवाब, यानी अमीर होते जा रहे हैं। अब 1773 में जब कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से ऋण की मांग की कि भाई हमें भारत में व्यापार करने के लिए कुछ ऋण की आवश्यकता है, तो वहां पर ब्रिटेन की सरकार ने इसके बारे में सोचा कि क्या बात है, जब कोई कंपनी है उसके व्यक्ति तो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी है वो ऋण मांगने की स्थिति में क्यों आ गई, यानी कि ऐसी क्या समस्या आ गई कि कंपनी तो घाटे में जा रही है और कंपनी में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। तब यहां पर क्या होता है, 1773 में कंपनी ने पहली बार इसके बारे में सोचा और एक एक्ट लेके आई, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है, रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी का जो यानी अपने संवैधानिक विकास का जो पहला एक्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक बार दोबारा देखना, मैं जितना पढ़ाया उतना आपको दोबारा बता रहा हूं। संवैधानिक विकास में अपन ने शुरुआत की ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा यानी सारी बातें रटने की आवश्यकता नहीं है, देखते जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना होती है। जैसे बहुत सारे देशों में कंपनियों की स्थापना होती है, वैसे ही लंदन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना होती है। इसके बाद में कंपनी है उसका उद्देश्य था कि हमें पूर्वी देशों के साथ में क्या करना है, व्यापार करना है। इस उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की। कोई भी कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें जितने भी उसके साझेदार होते हैं, जितने भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उस कंपनी के साझेदार होते हैं। फिर उस कंपनी में सीओपी और सीओडी यानी एक निश्चित राशि तक जिन लोगों ने शेयर, एक निश्चित राशि तक यानी जितने पाउंड के, भाई 500 पाउंड की उन्होंने सीमा बना रखी है, वहां तक शेयर खरीदने वाले सीओपी कहलाए। इसके बाद में जो सीओपी है उनमें से ही कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है, यानी इसको अपन कह सकते हैं सीओडी को एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी वह निकाय या वह समूह है जो कंपनी का क्या कर रही है, संचालन कर रही है। ये इस प्रकार से सीओपी और सीओडी आए। इसके बाद में एक अपन ने देखा कि कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1757 तक जाते जाते कंपनी के जो कर्मचारी है वो तो इतने अमीर हो गए कि इंग्लैंड में उनको नवाब कहा जाने लगा, यानी रातों रात जो अमीर हो गए। जब भारत में आए तब तो बहुत गरीब थे, यानी कहने का मतलब है वो गरीब थे, और जब गए तो अचानक उनके पास में बहुत सारे पैसे बढ़ गए तो उनको नवाब कहा जाने लगा। नवाब उन इंग्लैंड में उन लोगों के लिए नवाब शब्द काम में लिया गया जो रातों रात या अचानक अमीर हो गए। इसके बाद में 1773 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी की कंडीशन ये हो गई कि कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से ऋण की मांग कर ली कि भैया हमें कंपनी का
यानी व्यापार करने के लिए कुछ ऋण की आवश्यकता है। तब ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि ऐसी कहाँ गड़बड़ हो रही है कि कंपनी के जो कर्मचारी वो तो अमीर हो रहे हैं और कंपनी लगातार घाटे में क्यों जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट लेके आई, उस एक्ट को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। और अपने संवैधानिक विकास की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है। यानी 1773 से लेकर 1947 तक जो जितने भी अधिनियम, जितने भी एक्ट कंपनी लेकर आई, वो सारे के सारे एक्ट है अपने संवैधानिक विकास में काम में आने वाले, या कहीं ना कहीं उन एक्टों से भारत के संविधान का विकास हुआ है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से, यानी वास्तविक जो अपने संविधान का जो टॉपिक है अपना संवैधानिक विकास, कि संविधान का विकास किन आधारों पर हुआ, वो सबसे पहला उसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब अपन पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला लेते हैं अपन रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, और ये कब आया? 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पहली बात तो लाने का उद्देश्य क्या है, यानी जो कंपनी है उस कंपनी को रेगुलेट करना, उस कंपनी को नियंत्रित करना। तो उद्देश्य तो क्या हो गया? कंपनी को रेगुलेट या नियंत्रित करना। इस एक्ट से किया क्या, इस एक्ट से क्या काम हुए? तो सबसे पहले यहां पर देखो, बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। इसके बाद में और क्या किया? अब देखो गवर्नर जनरल बनाया है, तो गवर्नर जनरल की एक क्या बनाई यहां पर? कार्यकारिणी। क्या बनाई? कार्यकारिणी बनाई गई, यानी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, एक ऐसी उन लोगों का निकाय बनाया गया, ऐसे लोगों का समूह बनाया गया जो गवर्नर जनरल का कार्य में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इस कार्यकारिणी में कितने सदस्य रखे गए? कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या रखी गई 4। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। उस गवर्नर जनरल के कार्यों में सहयोग हेतु क्या बना दिए कि कार्यकारिणी बना दी। और उस कार्यकारिणी में कितने सदस्य रखे गए? 4 सदस्य रखे गए। दूसरा काम क्या हुआ? यहां पर दूसरा काम हुआ, एक न्यायालय। किसकी स्थापना की गई? न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिए, न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय का नाम था अपेक्ष न्यायालय। क्या नाम था? अपेक्ष न्यायालय। न्यायालय की स्थापना की गई, अपेक्ष न्यायालय। अब न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि कानूनों को, कंपनी पर कानून बनाना, उनको लागू करना, यानी एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जो मुकदमों को सुन सके। तो इस अपेक्ष न्यायालय में, अपेक्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी 1+3। एक तो कौन था इसमें? मुख्य न्यायाधीश, और 3 कौन थे? अन्य न्यायाधीश। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। अब जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम था एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। यहां पर जो देखो अपन ने देखिए कार्यकारिणी, ये जो कार्यकारिणी बनाई, इस कार्यकारिणी में एक व्यवस्था की गई। इसमें व्यवस्था क्या की गई है? यानी निर्णय, डिसीजन, निर्णय किस आधार पर लिए जाएंगे? बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। निर्णय किस आधार पर लिए जाएंगे? बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। ध्यान रखना, जहां जहां बहुमत के आधार पर निर्णय लेना होता है वहां संख्या हमेशा विषम में रखी जाती है, सम में संख्या नहीं रखी जाती। और यहां पर जो 1773 के एक्ट की यदि कमियों की बात करें तो पहली कमी तो यही है कि इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्य रखे गए? 4 सदस्य रखे गए। निर्णय किस आधार पर लेना है?
बहुमत के आधार पर लेना है तो पहली कमी 1773 के एक्ट की है कि इसमें सम संख्या रखी गई और बात की गई किसकी, बहुमत की बात की गई। ये इस कंपनी की कमी थी। दूसरी कमी क्या थी इस कंपनी, यहां पर देखो अपन ने देखा है कि न्यायालय की स्थापना की गई, अपेक्ष न्यायालय। हाँ, यहां पर एक बात का और ध्यान रखना, न्यायालय का यदि एक्ट पूछा जाए तो एक्ट तो कौन सा है इसमें, यदि एक्ट की अपन बात करें तो 1773 का है। एक्ट कौन सा है, 1773 का। लेकिन यदि स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो वो है 1774 का। कौन सा है, 1774 का। एक्ट पूछे तो 1773 का है, स्थापना वर्ष पूछे तो 1774 का है। इसके बाद में देखो न्यायालय में कहाँ समस्या आई, न्यायालय में एक समस्या आई। न्यायालय में समस्या क्या आई, न्यायालय की जो जुरिडिक्शन नियंत्रण यानी उसकी जो न्यायिक सीमा है वो तय नहीं की गई। यहाँ पर जो बंगाल की गवर्नर जनरल हैं, जो पहले गवर्नर जनरल बने थे अपने वारेन हेस्टिंग्स से, ये पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो तो कहता है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, मेरी बात को मानना चाहिए, और दूसरी ओर न्यायालय वो कहता है कि भैया मैं सबसे सुप्रीम हूं, क्योंकि मेरा नाम ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी मैं ही सुप्रीम हूं, मेरी बात को ही माना जाना चाहिए। तो दोनों की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं थी, तो ये दोनों के बीच में एक विवाद का कारण था। न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच में विवाद था। दूसरा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच में भी क्या था, विवाद था। गवर्नर जनरल वर्सेज हिज काउंसिल और न्यायालय वर्सेज गवर्नर जनरल। इनमें क्या विवाद था कि बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। मान लो कि 4 में से 2 सदस्य एक तरफ हो गए तो उनकी बात है वो मान्य होगी, चाहे गवर्नर जनरल है कहीं भी बैठा रहे। तो इस प्रकार से ये था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें मोटी मोटी बातें थोड़ी इतनी है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। यदि पहला पूछा जाए तो यह, हालांकि ये फैक्ट है, सीधा सा पहला कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में उनको कार्य करने के लिए उसकी एक क्या बनाई गई, कार्यकारिणी बनाई गई, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, 4 रखी गई। इसके बाद में न्यायालय की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई। उस न्यायालय का नाम था अपेक्ष न्यायालय। यदि एक्ट पूछे तो 73 का आएगा और वर्ष पूछे तो 1774 का आएगा। उसी सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 न्यायाधीश थे, जिनमें एक तो था मुख्य और 3 थे अन्य न्यायाधीश। अब दोनों के बीच में विवाद का यानी 1773 के एक्ट की यदि अपन कमियों की बात करें तो कौन सी है, पहला तो है कि निर्णय किस आधार पर होगा, बहुमत के आधार पर होगा, और संख्या 4 है। तो चूंकि ये सम संख्या है, 2 एक साइड होते ही निर्णय बाधित हो जाएगा, अतः ये पहली कमी थी। दूसरी, गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, इनके बीच में ये टकराव अपन ने देख लिया निर्णय वाला। इसके बाद में जो न्यायालय है, न्यायालय और गवर्नर जनरल है, उनके कार्य है, उनका भी सही ढंग से बंटवारा नहीं था। तो ये भी एक इसी एक्ट की कमी है। इसके बाद में तो इसकी कमियां थी, कमियों को दूर करने के लिए 1781 का अधिनियम आया, सेटलमेंट एक्ट उसको कहते हैं, या संशोधनात्मक अधिनियम, यानी सेटलमेंट एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम। तो दूसरा अपन देखते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट। दूसरा है 1781 का संशोधनात्मक संशोधनात्मक अधिनियम, या इसी को इंग्लिश में अपन कह सकते हैं सेटलमेंट एक्ट। यानी इनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम लेके आए। इतना ध्यान रखना है कि 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लेके आए, तो 1781 का अधिनियम लेके आए। दूसरा है
पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दो तीन मुख्य बातें उनका ध्यान रखना है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, एकमात्र ऐसा एक्ट है जिसमें भारत के किसी मुद्दे को लेकर ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है। वहां पर नॉर्थ की सरकार हुआ करती थी और भारत से संबंधित कोई अधिनियम लेके आए, और वो अधिनियम है जो नॉर्थ उस समय मतलब किसी के साथ में गठबंधन सरकार चला रहे थे, तो वो अधिनियम है जो पास नहीं हुआ। और जो सत्ता पक्ष है यदि उसका कोई एक्ट पारित नहीं हो पाता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास में लोकसभा में या राज्यसभा में उसके पास में क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, और जिसके पास में बहुमत नहीं होता उसकी सरकार गिर जाती है। तो पिट्स एक्ट है एकमात्र है जिसको लेकर ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी, यानी नॉर्थ जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार गिर गई क्योंकि उनका बिल है जो पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद में पिट्स है वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, और पिट्स है, पिट्स प्रधानमंत्री का नाम था, ये सरकार बनाते हैं और फिर ये एक्ट लेके आते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया 1784 का, यानी पिट्स इंडिया एक्ट। हालांकि हाँ 1773 के अधिनियम में एक बात और की गई थी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए प्रत्येक 20 साल बाद में एक अधिनियम लेके आएंगे, यानी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए प्रति 20 साल बाद में, यानी हर 20 साल के बाद में क्या बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि कंपनी को आगे के वर्षों में किस प्रकार से कार्य करना है। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। इसमें देखना इसकी मुख्य दो तीन बातें और कोई ज्यादा नहीं है। यहां पर सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है, जो कार्यकारिणी थी, अपन ने बात की ना कि 1773 के अधिनियम में कुछ कमियां थी, तो कार्यकारिणी यानी किसकी कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो सदस्य कितने थे, 4, उनको घटाकर अब कितने कर दिए, 3। पहली कमी थी 1773 के एक्ट में कार्यकारिणी में 4 सदस्य थी। अपन ने बात की कि वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, चूंकि संख्या सम थी अतः थोड़ी समस्या आ रही थी। अब उसको क्या कर दिया, घटाकर संख्या कितनी कर दी, 3 कर दी गई। दूसरा इस 1784 के एक्ट में और क्या किया गया, 1784 के एक्ट में एक अपन ने देखा कि शुरू में देखा था COP COD, यहां पर एक देखना BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो यहां पर थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब अस्तित्व में आया, 1784 के अधिनियम के द्वारा ये अस्तित्व में आया। यहां पर थोड़ा सा देखना आप। अब देखो शासन, कंपनी केवल क्या करेगी, अब कंपनी का अब केवल और केवल क्या काम रह गया, व्यापारिक कार्य रह गया। कंपनी को बोल दिया गया ब्रिटेन की सरकार ने कि भैया आप शासन वासन करना छोड़ दो, आप व्यापार करने के लिए गए हो, एक व्यापारी कंपनी हो तो व्यापारी कंपनी की तरह कार्य करो, व्यापार करने का आपका काम है तो आपको व्यापार ही करना है वहां पर। यानी कंपनी के पास अब क्या काम रह गया, व्यापारिक काम रह गया। जैसे BOD के पास में, किसके पास में, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में काम कौन सा रह गया, व्यापारी काम। दूसरा क्या बना दिया, BOC, यानी शासन, या अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्य। कौन से कार्य, राजनीतिक कार्य। यानी जितने भी अपन एक्ट पढ़ते जाएंगे तो अपने लास्ट तक ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कंपनी है, व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारत पर नियंत्रण किया और किस प्रकार से अधिनियम बनाए। हालांकि ये जितने भी एक्ट बनाए जा रहे हैं अपने लिए नहीं बना रहे, वो केवल अपने लिए बना रहे, यानी भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए बना रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने संविधान के विकास में सहयोगी रहे। और जब अपना संविधान बनाया तब लगभग सारे के तकरीबन अपन कह सकते हैं कि जो अधिनियम है, ये जो विशेषताएं हैं, वो इन्हीं संवैधानिक विकास से अपन ने ग्रहण की। अब राजनीतिक कार्य कौन करेगा, BOC,
कौन करेगा? BOC, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कौन सा काम करेगी? राजनीतिक कार्य करेगी। कंपनी केवल अब क्या काम करती रहेगी? व्यापारिक काम करती रहेगी। ये जो BOC थी, इस BOC में कुल कितने सदस्य रखे गए? 6 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 6 सदस्य रखे गए। किसमें? इस BOC में 6 सदस्य, जिनमें एक तो था गवर्नर जनरल और एक वहाँ की सरकार यानी SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS गवर्नर जनरल, और 4 सदस्य और थे जो थे प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल किसके थे? प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। एक SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव, एक गवर्नर जनरल खुद हो गया, और 4 हो गए प्रीवी काउंसिल के सदस्य। अब प्रीवी काउंसिल में समस्या यहां पर आपके आ गई कि प्रीवी काउंसिल में कौन थे? प्रीवी काउंसिल, यह मान लीजिए कि जो ब्रिटेन का किंग होता यानी वहां का जो राजा होता, उस राजा का एक सलाहकारी बोर्ड होता। क्या होता? राजा का एक क्या होता? सलाहकारी बोर्ड होता। राजा का सलाहकारी बोर्ड होता। उस राजा का जो सलाहकारी बोर्ड होता उसको अपन कहते हैं प्रीवी काउंसिल। और ये जो 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति भी कौन करता? ब्रिटेन का राजा यानी वहां का किंग है वो इन सदस्यों की नियुक्ति करता। तो देखो इसमें 1773 की जितनी भी कमियां उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें पहले जब शुरुआत में काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां आती है। उन कमियों को दूर करने के लिए अपने आगे जो भी मान लो कि जितनी भी कमियां उनमें सुधार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1773 के एक्ट में जो कमियां थी उनको 1784 के एक्ट में सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। एक और थी 1773 का जो अधिनियम था, 1773 का जो अधिनियम था, उस 1773 के अधिनियम में एक बात और थी कि कंपनी जो भी नियम बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, उन कानूनों का क्या करवाना होगा? उसको पंजीकरण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण कहाँ करवाना होगा भैया? तो ये करवाना होगा सुप्रीम कोर्ट में। कंपनी के जो भी नियम बनाएगी उनका क्या करवाना होगा? पंजीकरण करवाना होगा। और पंजीकरण कहाँ करवाना है? सुप्रीम कोर्ट में करवाना है। तो अब यहाँ पर 1784 का जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा ये जो पंजीकरण करवाने वाली जो बाध्यता है उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। दोबारा देखना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पिट्स था, इसलिए इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 73 में 4 थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। एक BOC बनाया गया यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो राजनीतिक कार्यों पर ध्यान रखेगा, जो राजनीतिक कार्य करेगा। उसमें 6 सदस्य होंगे जिसमें 4 प्रीवी काउंसिल के होंगे, एक SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सचिव। व्यापारिक कार्य किसके पास में रहेंगे? कंपनी के पास में रहेंगे। कहीं ना कहीं यदि इस एक्ट का अपन ढंग से अध्ययन करें तो एक बात समझ में आती है कि यहां से किसकी शुरुआत हो रही है? द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है? द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। 1784 के एक्ट से भारत में किसकी शुरुआत हो रही है? द्वैध शासन की। एक तो शासन होता है जिसमें अपन पढ़ते हैं द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक और द्वैध शासन में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। द्विसदनात्मक का मतलब है 2 सदनों वाला, और द्वैध शासन का मतलब है दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी दोनों स्तरों से। तो यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में एक बात और कही गई 1784 के एक्ट में। इस 1784 के एक्ट में एक बात तो ये कही गई कि हमारा काम, हमारा मतलब कंपनी का काम व्यापार करना है। क्या करना है? व्यापार करना है, शासन करना नहीं। यहां तक कंपनी किस लिए आई हुई है? व्यापार करने के लिए आई हुई है, और व्यापार करने का काम ही वो कर रहे हैं। देखो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा काम क्या है? व्यापार करना है, शासन करना नहीं। और इसमें साथ में एक काम ये भी हुआ, ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को कहा कि क्या बनाओ, आप कोई स्थायी भूमि प्रबंधन करो। क्या करो? स्थायी भूमि
प्रबंधन करो, यानी आप जो राजस्व भेज रहे हैं, आप जो राजस्व भेज रहे हैं, कभी तो आप राजस्व के रूप में 500 पाउंड भेज रहे हो, कभी आप 1000 पाउंड भेज रहे हो, और दूसरी बार आप 300 पाउंड ही भेज रहे हो। तो इस प्रकार से हम कोई मतलब आगे की जो योजनाएं हैं वो नहीं बना पा रहे कि भाई कितनी इनकम होगी। इसलिए ब्रिटेन की सरकार है वो कंपनी को क्या कहती है, आप ऐसा काम करो कि एक स्थायी भूमि प्रबंधन कर लो, यानी एक निर्धारित कर लो कि हर वर्ष हम जो ब्रिटेन में, यानी वहां की सरकार में, वहां की पार्लियामेंट में या ब्रिटेन में कुल इतनी राशि है जो भारत से भेज दिया करेंगे। तो इस प्रकार से देखो, जो आगे इसके बाद में 1786 में आएगा कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस को भारत में माना जाता है स्थायी भूमि प्रबंधन का जनक, यानी जो भूमि प्रबंधन का काम है वो कॉर्नवालिस करता है। और कॉर्नवालिस वही है जो अमेरिका में 1778 या 81 के आसपास यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पराजित हो गया था। हालांकि कॉर्नवालिस वहां पर पराजित हुआ, लेकिन वो एक योग्य और काफी बुद्धिमान, बहादुर मतलब अधिकारी थे। कॉर्नवालिस को यहाँ से क्या करते हैं, भारत में लाने की बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को ये विश्वास था कि यदि कॉर्नवालिस भारत में जाएगा तो निश्चित रूप से जो भूमि प्रबंधन की व्यवस्था है, यानी भारत में कहने का मतलब है अंग्रेजों में बेहतर तरीके से कंपनी में सुधार करेगा और ब्रिटेन के लिए वो फायदेमंद होगा। तो उन्होंने क्या कहा, कॉर्नवालिस को बोला, कॉर्नवालिस को भारत में आने को बोला, लेकिन कॉर्नवालिस ने भारत में आने से पहले तो इनकार ही कर दिया। इसके बाद में उसने 2 शर्तें रख दी। नंबर एक शर्त तो रखी उसने कि मेरे पास में गवर्नर जनरल के साथ साथ एक पद और होना चाहिए, वो पद था सेनापति का। कौन सा पद होना चाहिए, सेनापति का। मैं भारत में तभी जाऊंगा जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का पद भी मिले। दूसरा, उसने कहा कि मेरे पास में क्या होना चाहिए, वीटो पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वीटो पावर होना चाहिए। यानी एक तो मैं गवर्नर जनरल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, सेनापति का पद चाहिए, और दूसरा मेरे पास में क्या होना चाहिए, वीटो पावर होना चाहिए। यानी जो कार्यकारिणी अगर किसी, मान लो कि बहुमत से उन्होंने पारित भी कर दिया, तो मेरे पास में ये अधिकार होना चाहिए कि मैं उसको वीटो कर सकूं, मैं उसके ऊपर रोक लगा सकूं। ये 2 प्रकार के मेरे को यदि अधिकार दिए जाते हैं तो ही मैं भारत में आऊंगा, अदरवाइज मैं भारत में नहीं जाऊं। और ये बात कब की है, 1786 की। अब देखो 1784 में क्या आ रहा है, स्थायी भूमि प्रबंधन। इस भूमि प्रबंधन को यथार्थ रूप में लाने के लिए किसको लेके आ रहे हैं, कॉर्नवालिस को लेके आ रहे हैं। कॉर्नवालिस क्या बातें कह रहा है, नंबर 1, गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का पद होना चाहिए। उसके अलावा मेरे पास में कौन सा अधिकार होना चाहिए, वीटो का पावर होना चाहिए, वीटो अधिकार मेरे पास में होना चाहिए, तभी मैं भारत में जाऊंगा और वहां पर है जो मतलब गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करूंगा। तो 1786 में कॉर्नवालिस को है भारत में लेके आते हैं। इसके बाद में 1786 से लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस है जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। और इस दौरान वो जो स्थायी भूमि प्रबंधन भूमि व्यवस्था है, स्थायी भूमि प्रबंधन व्यवस्था है, वो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की जाती है 1793 में। और उसके बाद में 1793 का एक्ट आता है। तो शायद आपके 1784 का एक्ट है वो समझ में आ गया होगा। वैसे सारी चीज़ें रटना जरूरी नहीं है, यानी अपन इनको थोड़ा सा ढंग से देखें तो एक दूसरे के साथ में सारी बातें वो लिंक होती जा रही है। तो यानी 73 का यदि अपन ढंग से पढ़ेंगे, उसकी कमियां देखेंगे तो 84 वाला याद हो जाएगा। 84 की यदि जो 1784 का एक्ट है इसकी अपन बातें ढंग से देखेंगे तो 1786 का वो अपने आप समझ में आ रहा है। और इसके बाद में जो आगे गवर्नर जितने भी आएंगे उन सबको कॉर्नवालिस को जितने पावर है वो सारे के सारे पावर देकर ही भारत में भेजा जाएगा। तो इसके बाद में अपन देखते हैं 1793 का अधिनियम।
इसके बाद में नंबर 3 पर आता है 1793 का अधिनियम। कोई खास बात नहीं है 1793 का, केवल इतना ध्यान रखना है 1793 में अधिनियम लेके आए थे, क्योंकि 1773 में बात की कि प्रत्येक 20 साल बाद में एक अधिनियम लेके आएंगे, और इसमें 1793 में ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ जिसे अपने याद रखे। केवल इतना सा ध्यान रख सकते हैं अपने, आगे के जितने भी गवर्नर जनरल आए उनको कॉर्नवालिस जितनी, यानी जो कॉर्नवालिस को पावर देके भेजी थी, वो सारी की सारी शक्तियां हैं वो आगे के गवर्नर जनरलों को देकर भेजी जाएगी। ये इतना सा इसमें 1793 में ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, ये तो सारे अधिनियम अपन को याद रखना है कि अगले 20 वर्षों के लिए 20 ईयर्स, अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी है वो भारत में व्यापार करने की कंपनी को अनुमति दे दी गई। 1793 के बाद में आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का मतलब अधिकार पत्र। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इस चार्टर एक्ट में एक दो बातें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो यहां पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, ये बात कंफ्यूजन करने वाली है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया है? समाप्त किया गया। एक बार देखते जाइए। नंबर 2, जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरी, उनको, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। पहली देखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी जो कॉमर्शियल मोनोपोली है, एकाधिकार यानी जो मोनोपोली है, यानी एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती है, यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, उसको अपन कहते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कहने का मतलब कंपनी के व्यापार को नहीं समाप्त किया, व्यापारिक एकाधिकार को। अब कहने का मतलब है कि जो EIC है, इसके साथ साथ अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती है। दूसरे जो लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं? भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन, और यहां पर जो लेकिन है वो काफी बड़ा लेकिन है, याद रखना है। नंबर 1 चाय और नंबर 2 है चीन। चीनी याद मत रखना भाई, चाय और चीन। एक तो चाय का व्यापार है वो अब भी केवल कौन करेगी? कंपनी करेगी। केवल और केवल कंपनी के पास में ही यह अधिकार रहेगा कि वो चाय का व्यापार करेगी। और चाय का जो व्यापार है वो अंग्रेजों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये यदि अपन ने विश्व इतिहास पढ़ते तो उसमें अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है या अमेरिका की जो क्रांति है, उसमें देखते हैं कि चाय की 350 के लगभग जो पेटियां हैं वो समुद्र में फेंक दी जाती है, वहां पर यानी काफी विवाद होता है उनमें। तो एक तो चाय का जो व्यापार है वो किसके पास में रहेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। दूसरा, जो चीन के साथ में व्यापार वाला एकाधिकार है वो भी कंपनी के पास में बना रहेगा। यानी चीन के साथ में व्यापार से ब्रिटेन को काफी फायदा हो रहा था, काफी मतलब ज्यादा लाभ हो रहा था। इसलिए चीन और चाय ये दो है, अब भी किसके पास में रहेंगे? ईस्ट इंडिया। यानी बाद में आप यदि आपने देखा है तो 1839 में 42 में वहां पर चीन के साथ में संघर्ष होता है ब्रिटेन का अफीम के व्यापार को लेकर। यानी चीन में अफीम का जो व्यापार है वो अवैध है, कि वहां पर अफीम आप नहीं बेच सकते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन है वो वहां पर अफीम बेचते हैं, तो इसको लेकर वहां पर काफी विवाद होता है।
तो नंबर 1 कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। नंबर 2 ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का क्या दे दिया गया, प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। और नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको भी, इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब क्या करेगी कंपनी, यानी ब्रिटेन की सरकार है, धीरे धीरे देखो भारत में शुरू में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे जो उनके अधिनियम आ रहे हैं, जो एक्ट आ रहे हैं, उनको देखकर स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी धीरे धीरे भारत में क्या करने लग गई, अपना जो शासन स्थापित करने की ओर है वो बढ़ रही है। यहाँ पर कंपनी को ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि भैया केवल आप यहाँ से व्यापार करके लाभ भी कमाने वाला काम नहीं, इसके अलावा आपको क्या करना है, भारत में कुछ मतलब विकास भी करना है। हालांकि जो विकास हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, भारत के लिए नहीं हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, ब्रिटेन के लिए हो रहा है, कंपनी के फायदे के लिए हो रहा है। तो यहां पर देखो क्या कहा गया, कंपनी प्रतिवर्ष, एवरी ईयर्स, कंपनी प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा पर, किस पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कितने रुपए खर्च करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करेगी। एक बार दोबारा देखना, कंपनी प्रतिवर्ष भारत में किस पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये बात कह दी, इतनी बात लिखी थी और इसके साथ में कुछ नहीं लिखा था। अब यहां पर बड़ा मामला है, पेचीदा हो गया, विवाद हो गया, कंट्रोवर्शियल है कि एक तो है जो आंग्ल भारतीय और एक है प्राच्यविद, इनके बीच में क्या हो गया, संघर्ष हो गया, विवाद हो गया कि कंपनी जो 1 लाख रुपए खर्च करेगी, उनमें से जो प्राच्यविद है वो तो कहते हैं कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, और जो मतलब आंग्ल है वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर है वो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। इसको लेकर भी काफी विवाद रहा। तो दोबारा देखना, 1813 का चार्टर एक्ट है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। चाय और चीन पर अब भी किसका नियंत्रण है, कंपनी का अधिकार रहेगा। ईसाइयों को भारत में, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। प्रतिवर्ष कंपनी क्या करेगी, शिक्षा पर भारत में कितने रुपए खर्च करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करने का काम करेगी। और इस अधिनियम में भी वही बात है कि अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी को है जो और अधिकार मिल गया व्यापार करने का। अब यहाँ पर है, इसके बाद में चलो अगला एक देखते हैं अपने 1833 का चार्टर एक्ट। (1833) का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, पहली बात ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन ढंग से बनता है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस शब्द को जरूर ध्यान में रखना, पूर्णतः समाप्त हो गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखते जाइए एक बार आप। पहला, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ। दूसरा है
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नंबर 3, गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक विधि सदस्य विधि एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर बनाया गया। क्यों बनाया गया भाई? पीछे से 1773 से लेकर ये तो चल ही रहा है। जब गवर्नर जनरल को इतने दिन आवश्यकता नहीं तो अब क्या आवश्यकता पड़ गई? इसकी आवश्यकता पड़ी, इसका कारण था कि यहां पर देखिए, पहले जो गवर्नर जनरल था वो किसका था? बंगाल का था। किसका था? बंगाल का था। अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो किसका बन गया? संपूर्ण भारत का क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। तो संपूर्ण भारत का ये गवर्नर जनरल बन गया तो इसके ऊपर क्या हो गया? कार्यों का बर्डन, कार्यों का बोझ ज्यादा हो गया, यानी इसके पास में कार्य क्या हो गए? ज्यादा हो गए। और कार्य ज्यादा होने के कारण ही किसकी नियुक्ति की गई? एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो क्या करेगा? गवर्नर जनरल की कानून बनाने में, क्या बनाने में? कानून बनाने में क्या करेगा? सहयोग करेगा। अब यहां पर ध्यान रखना है, ये जो विधि सदस्य है, ये विधि सदस्य पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। पूर्णकालिक सदस्य नहीं था, मतलब विधि सदस्य को बनाया गया, वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। यानी जो गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी अपन पढ़ रहे हैं, उस कार्यकारिणी में वो शामिल भाग तो ले सकता है, लेकिन अब देखो इसमें एक सिस्टम होता है कि कोई भी शासन होता है तो उस शासन में दो प्रकार से या 3 प्रकार से अपन कह सकते हैं कि कार्य होते हैं। कोई भी शासन व्यवस्था होती है, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, उसमें 3 प्रकार से शासन होता है। नंबर 1 क्या होता है? कानून बनाना। नंबर 2 उनका पालन करवाना। और नंबर 3 है न्याय करना। कोई भी शासन व्यवस्था होती है, सबके लिए ये कॉमन है, सभी शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। अब कानून बनाने वाली क्या थी? व्यवस्थापिका थी। पालन करवाने वाली संस्था को अपन क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। और न्याय करवाने वाली संस्था को अपन क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। दोबारा देखना, कोई भी शासन व्यवस्था होती है, उस शासन व्यवस्था में 3 प्रकार के निकाय होते हैं। क्योंकि एक तो होता है कानून बनाना, कानून बनाएगी कौन? व्यवस्थापिका, या उसको अपन कहते हैं विधायिका, यानी आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव। क्या कह सकते हैं अपन? लेजिस्लेटिव असेंबली। वो क्या करती है? कानून बनाती है। इसके बाद में उन कानूनों को फॉलो करवाना, यानी उन कानूनों का पालन करवाना, और पालन करवाने वाली जो निकाय होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। और कार्यपालिका के बाद में उन कानूनों की न्याय करना, यानी न्यायपालिका या अपन कह सकते हैं उसको जो कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारी की सारी न्यायपालिका है, वो इस प्रकार के काम में करती है। तो यहां पर जो विधि सदस्य, अब देखो गवर्नर जनरल है, यहां पर ये 2 प्रकार के कार्य करते हैं। 2 प्रकार के कैसे कार्य करते हैं? एक तो कार्य क्या करते हैं? एज ए एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं, और एक काम करते हैं एज ए लेजिस्लेटिव। एज ए लेजिस्लेटिव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है।
तो जब ये एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं, यानी कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, उस समय विधि सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। उस समय इसमें विधि सदस्य क्या नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। लेकिन जब ये किस रूप में कार्य करेगी, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के रूप में कार्य करेगी, जब कानून बनाने का काम होगा तो वहां पर विधि सदस्य है इसको शामिल किया जाएगा। क्या, किसको शामिल किया जाएगा, विधि सदस्य को वहां पर मौका दिया जाए, क्योंकि नियुक्ति इसीलिए हुई है विधि सदस्य, यानी विधि सदस्य को। एक बार इसको छोड़ दीजिए, आज का अपन ने पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायविद। अटॉर्नी जनरल एक प्रकार से क्या था, ये विधि सदस्य ही था। अटॉर्नी जनरल क्या है, अनुच्छेद 88 के तहत वह संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन अपना मतदान नहीं कर सकता है, यानी अपना मत नहीं कर सकता है। वो संसद को या सरकार को किसी भी कानून के बारे में सलाह दे सकता है, लेकिन वो अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर ये जो विधि सदस्य है आज के अटॉर्नी जनरल के समकक्ष है, या अटॉर्नी जनरल से तुलना की जा सकती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है विधि सदस्य की तुलना आज के किस पद से की जा सकती है, इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, या और भी जैसे गवर्नर वगैरह है, 4 पद दे दिए। तो विधि सदस्य की तुलना अपन किससे कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल के साथ में कर सकते हैं। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है, ठीक इसी प्रकार से विधि सदस्य होता है, वो क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। और यहां पर इसको क्यों लेके आए, क्योंकि यहां पर देखो अपन ने बात क्या की कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब किसका गवर्नर जनरल बन गया वो, अब किसका बन गया वो, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो इसका मतलब उसके ऊपर कार्यों का बोझ, बर्डन बढ़ गया। तो कार्यों का बोझ बढ़ जाने के कारण उसके सहयोग के लिए किसकी नियुक्ति की गई, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। और वो विधि सदस्य क्या करेगा, इस कार्यकारिणी को कानून बनाने में क्या करेगा, सहयोग करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से विधि सदस्य की नियुक्ति। अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट है, इसको अपन को ध्यान में रखना है। जो ये विधि सदस्य थे, ये किसको बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले को। किसको बनाया गया, लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य हैं। लॉर्ड मैकाले को बनाया गया पहला विधि सदस्य। यहां पर मैकाले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, बात कर रहे थे अपन 1833 की। 1834 में पहला क्या बना, लॉ कमीशन। किसकी क्या बनाया गया, लॉ कमीशन बनाया गया। 1834 में पहला लॉ कमीशन बनता है, और उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, मैकाले को ही बनाया जाता है। 1834 का पहला लॉ कमीशन बनाया जाता है। उस लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है, मैकाले होता है। लॉ कमीशन का काम क्या है, क्योंकि भारत में जैसे आज अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 44 UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्यों, क्या आवश्यकता है, जब भारत है भाई एक ही, तो पहले से इसमें कानून ही एक ही होने चाहिए। लेकिन इसमें कारण है कि अलग अलग जैसे संप्रदाय है, मुस्लिम धर्म है, उन्होंने अपने अलग कानून बना रखे थे, हिंदुओं ने अलग बना रखे थे, ईसाइयों ने अलग बना रखे थे। तो सबके पर्सनल लॉ होने के कारण 1834 में लॉ कमीशन बनाया गया। इसका काम क्या था, इन कानूनों को कोडिफाइड करना। इन जो विभिन्न संप्रदायों के, जैसे चाहे मुसलमान है, हिंदू है, या फिर अन्य जो भी है, इनके जो कानून थे उनको कोडिफाई करना, यानी उनको संहिताबद्ध करने का काम किसका था, मैकाले का था। मैकाले को यानी विधि आयोग को ये काम सौंपा गया। और आज जो अपन है IPC, CPC, CRPC, ये जितने भी पढ़ते हैं, जो 1860 के लगभग जाकर तैयार हुई, यानी कहीं ना कहीं 1834 से इनका काम शुरू होता है, और 1860 तक जाते जाते IPC बनकर तैयार हुई थी। 1860 तक जाकर क्या तैयार हुई थी, IPC है वो तैयार हुई थी। यानी कहीं ना कहीं देख लो, ये बनने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा। और जो विभिन्न कानूनों को कोडिफाई किया गया, संहिताबद्ध किया गया, उन्हीं कानूनों के आधार पर आज की जो अपनी IPC, CRPC या CPC जो भी है वो तैयार हो गई, यानी इंडियन पेनल कोड। तो ये तैयार हुई। इसके बाद में विधि लॉ कमीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से लॉ कमीशन बनते रहे, और 1860 तक जाते जाते ये कानूनों को संहिताबद्ध कर पाए। तो इस प्रकार से 1833 का जो चार्टर एक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ा चार्टर एक्ट है।
पहला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहां पर यह थोड़ा फैक्ट है, इसका भी ध्यान रखना। पहला कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद में गवर्नर जनरल की सहायता है तो एक विधि सदस्य जो अपन ने बात की, अभी पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, यानी आधा सदस्य, आधा का मतलब आदमी को आधा काट कर नहीं, मतलब ये पूर्ण सदस्य नहीं है, कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया है। इसके बाद में अपन ने बात की कि गवर्नर जनरल इसके कार्य को बढ़ने के कारण इस प्रकार से ये अपूर्ण सदस्य इसलिए था क्योंकि लेजिस्लेटिव में भाग लेता था। इसके बाद में अपन ने देखा पहला विधि सदस्य जो मैकाले को बनाया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। क्वेश्चन क्या है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ए 1784 के एक्ट के द्वारा, बी 1813 के एक्ट के द्वारा, सी 1833 के एक्ट के द्वारा और डी 1853 के एक्ट के द्वारा। दोबारा सुनना क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ए 1784, बी 1813, सी 1833 और डी 1853। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 1813। क्या रहेगा? 1813 इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना इस शब्द का, यदि पूछा जाए कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कब किया गया, यदि यह शब्द डाला जाता है तो आंसर रहेगा 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा रहेगा? 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद में 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें एक छोटी सी बात और कही गई, दासों की दशा को सुधारने की, दासों की दशा सुधारने की बात कही गई। दासों की दशा को क्या करना है? सुधारने की बात। वो भी किस एक्ट में कही गई? 1833। ये बात अलग है कि दासों पर यानी दास प्रथा पर 1843 में जाके रोक लगी। कब लगी? 1843 में जाके दास प्रथा पर रोक लगी थी। 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो ने अधिनियम में 1843 के अधिनियम में की धारा 5 के द्वारा इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया था। लेकिन ये बात किस अधिनियम में की गई? 1833 में ये बात कह दी गई थी कि दासों की दशा को क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए, और वो काम 1843 में जाके पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से ये था अपने 1833 का चार्टर एक्ट।